हेलो गाइस, वेलकम टू द योर फेवरेट यूट्यूब चैनल DSK राइटर। मैं हूं आपका अपना धर्म। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बढ़िया गाइस, मैं बहुत ज़बरदस्त हूं। अपनी लद्दाख सीरीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। 2 वीडियो आ चुके हैं, जल्दी ही और भी वीडियो आएंगे। जैसे जैसे प्रिपरेशन चलती रहेगी तो वीडियो आते रहेंगे। उसके बीच में एक खबर बहुत फैल रही है, या नहीं फैल रही है पर अपने तक नहीं पहुँची है। उस खबर थोड़ी पुरानी है, खबर 8-10 दिन पुरानी खबर है। और जब मैंने इस खबर के बारे में सुना, क्योंकि इतना अपन आज हिंदुस्तान में कुछ भी छोटे कोई चीज़ होती है ना, कोई भी घटना होती है, तुरंत यूट्यूबर अपना रिएक्शन देते हैं, कोई बात करने लग जाता है, न्यूज़ में आने लग जाता है, सब चीज़ें होने लग जाती है। पर जब मैंने इस घटना के बारे में सुना ना, ये घटना इतनी बड़ी घटना है पर कोई बात नहीं कर रहा है। चलो खैर, कोई बात नहीं, अपन इस घटना के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। बहुत ज़बरदस्त घटना है और बहुत खतरनाक चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा कमेंट करते हैं, बुरा करते हैं, कैसा भी कमेंट करते हैं, जो लोग भी कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इसमें कोई राइडिंग की बात नहीं करेंगे, कोई कुछ बात नहीं करेंगे। अपन इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में। इस घटना के दौरान एक हत्या हो गई है। सिर्फ क्यों हुई? उसने एक सोशल मीडिया कमेंट किया था। कमेंट के लिए कोई किसी की जान ले ले, ऐसा कभी सुना है क्या आपने? सिर्फ एक कमेंट के लिए। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, मैं खुद कमेंट करता हूँ। मुझे खुद को बेबाक अपनी राय रखना बहुत पसंद है। मैं हर मैक्सिमम ऐसी कोई अपने उदयपुर, प्रॉपर उदयपुर में भी कोई ऐसी घटना होती है, यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल हैं या लोकल इन्फ्लुएंसर है जो कोई वीडियो बना के डालते हैं और मैं उन वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन देता हूँ, अपना कमेंट देता हूँ। उसके अलावा कभी भी कोई भी राजनीतिक कोई चीज़ आती है, कोई कमेंट आते हैं या कोई पोस्ट आती है, जैसे अभी रिसेंटली चुनाव के दौरान ध्रुव राठी की भी कोई पोस्ट आती थी, या किसी भी राजनेता की। अपने ध्रुव राठी से कोई लेना देना, बहुत बड़ी हस्ती है वो सब लोग, अपन बहुत छोटे से इंसान, उनसे न तो पंगा ले सकते हैं न उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मेन मतलब यही है कि भाई जो भी कोई कमेंट आता है या कोई भी पोस्ट आती है तो उस पोस्ट के ऊपर कमेंट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें राइट है कि हम अपनी राय को किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उसे पसंद आए ना आए वो लुकआउट है। पर उसके लिए कोई किसी का मर्डर कर दे, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बात है आज से 8-9 दिन, आज 20 तारीख है ना, 9 तारीख की, जब भारत पाकिस्तान का मैच था, उस दिन की बात है। पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच कब स्टार्ट होगा और क्या नतीजे रहेंगे। भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, विराट कोहली क्या करेगा, रोहित शर्मा क्या करेगा या बुमराह क्या करेगा, पूरा देश इसका इंतज़ार में था। बट हिंदुस्तान के एक राज्य की राजधानी है या वहाँ का प्रमुख शहर है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख शहर है बेंगलुरु। वहाँ पर सुबह 7:30-8 बजे एक अपोलो फार्मेसी करके एक शॉप होती है। अपन सब जानते हैं, हमारे उदयपुर में भी कई अपोलो फार्मेसी करके उसकी फ्रेंचाइज है। ऐसे ही अपोलो फार्मेसी का एक डिलीवरी बॉय कहीं कुछ दवाई देने जाता है और जब वापस आते समय बीच में रुकता है किसी चाय के होटल पे या कहीं कुछ काम करने के लिए, तो पास ही के नाले में वो देखता है कि बहुत सारे कुत्ते एक जगह खड़े होके भौंक रहे हैं। उसने गौर किया कि यार इतने सारे कुत्ते यहाँ पर क्यों भौंक रहे हैं। जब उसने पास जाके देखा तो वहाँ पर पड़ी थी एक शत विशत लाश पड़ी थी, मतलब जिसको कुत्ते ने नोच खाया था या कहीं से कटी फटी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक लाश पड़ी हुई थी। देखकर चौंक गया इंसान कि यार ये क्या हो गया, लाश कैसे आ गई यहाँ पे। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस डेड बॉडी को लेकर अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में उसे मोर्चरी में रखाया, उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। उससे पहले पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि भाई ये लाश है किसकी, इसकी शिनाख्त तो होनी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति कौन है, कोई अनजान व्यक्ति है या बाहर से आके कोई यहाँ पे मरा है या सुसाइड किया या क्या चीज़ है, पुलिस को कुछ पता नहीं। तो उसके लिए पुलिस ने क्या किया कि उस एरिया के आसपास के एरियो में, जहाँ मैक्सिमम होता क्या है कि जैसे किसी भी थाना, एक थाना होता है, उसका पर्टिकुलर एक एरिया होता है, तो अगर इस थाने के अंतर्गत अगर लाश मिली है तो वो आसपास के एरियो में जितने भी थाने हैं उन सब में पूछताछ करेगा कि भाई आपके यहाँ पर कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट है तो नहीं, कोई गुमशुदा की रिपोर्ट है या किसी के मिसिंग की कोई रिपोर्ट है, अगर है तो उन लोगों को लाइए
भाई हमें एक लाश मिली, अनजान लाश, क्या उनके कोई मिलने वाला है? तो ऐसे ही उस लाश को के लिए भी पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की। तो वहीं नज़दीक के वहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन से कंफर्मेशन आया कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक महिला ने उसके बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। ठीक है साहब। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप महिला को लेकर आइए और एक बार इनकी निशात करवा दीजिए, पुलिस को मतलब उसकी लाश को दिखवा दो कि भाई आपके बेटे की है या नहीं, आप आके देख लो। जब माँ हॉस्पिटल आई तो देखा तो उसने लाश को पहचान लिया, उसी के बेटे की लाश थी। और उस व्यक्ति का नाम है रेणुका स्वामी। उसका नाम था रेणुका स्वामी, जो कि एक फार्मासिस्ट कंपनी में नौकरी करता है। 33 साल उसकी उम्र है। ठीक है साहब। ये तो हो गई रेणुका स्वामी की बात कि लाश की जानकारी मिल गई, पहचान हो गई कि रेणुका स्वामी की वो है। फिर उसके 2 दिन बाद में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकली लैंग्वेज इस्तेमाल न करते हुए मैं आपको सीधी भाषा में कहूँ तो उसकी रिपोर्ट में यह आया कि उसे बहुत मारा पीटा गया है, बहुत तड़पाया गया, प्रताड़ित किया गया है। उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों से उसको मारा पीटा गया। ठीक है, रोड से मारा गया, बेल्ट से मारा गया। और ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 तरीके से होता है कि जिंदा था तब उसके साथ ये घटनाएं की गई या मरने के बाद ये सारी चीज़ें की गई। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाती है। तो उसकी रिपोर्ट में ये खास बात थी कि जिंदा रहते हुए उसे ये सब टॉर्चर किया गया था। रोड से मारा गया, बेल्ट से मारा गया, जो भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। पुलिस चौकी भाई यार, ये सीधा साधा व्यक्ति, जब रेणुका स्वामी के बारे में इंक्वायरी की गई तो इंक्वायरी में आदमी में कोई कमी दिखी नहीं। आदमी कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कभी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। एकदम सिंपल सादा इंसान जो सुबह उठ के नहा धो के काम अपने नौकरी पे जाता, नौकरी से सीधा अपने घर आता, किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब यार ये सारी बात हो गई, पुलिस चौंक गई कि यार जब इसका किसी के साथ में कोई लफड़ा ही नहीं है तो यह आदमी क्यों किसी को इतना बुरा लगेगा, कोई इसको इतना बुरी की तरह से मारेगा, इसकी हत्या कर देगा। ठीक है साहब। जब पुलिस ये सब जांच कर ही रही थी तो अचानक 3 लोग सामने आए। 3 लोग सामने आए जिन्होंने आके कबूल कर लिया, पुलिस थाने में सरेंडर किया, कबूल कर लिया कि भाई हमने हत्या की है इस रेणुका स्वामी की। उनसे पूछा भी क्यों की, कि भाई हमारे पैसों का लेन देन था और हम आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे और आपस में तू में हो गई और हम 3 लोग थे, ये अकेला था, हमने इसको साथ में मारपीट की और ये मर गया। हमने इसकी लाश को फलाने नाले में डाल दिया। बात में खत्म हो गई। पुलिस वाले भी बड़े खुश हो गए कि चलो यार केस निपट गया। कुल मिला के केस बंद करने की तैयारी में थे वो लोग। जब केस बंद करने की तैयारी में थे तो उस एरिया का जो एसपी महोदय थे, अब बेंगलुरु क्या बहुत बड़ा शहर है, वहाँ 4 से 5 अलग अलग एसपी बैठते हैं। अलग अलग एक एसपी के अंडर में 7 से 8 पुलिस थाने या पुलिस चौकियाँ आती होगी। तो वहाँ के जो एसपी महोदय थे, एसएचपी महोदय जो थे, उनका थोड़ा दिमाग खटका। उन्होंने आके थाने में पूछा कि क्या हुआ उस केस का, जो लाश मिली थी साहब ये बात हुई और 3 लोग आए और जिन्होंने कबूल किया कि हमने मारा है रेणुका स्वामी को। उन्होंने कहा अच्छा, पर चलो मैं पूछताछ करता हूँ उन तीनों से। उन्होंने उन तीनों से अलग अलग बैठ के पूछताछ की। तो उन तीनों के जो बयान थे वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। ठीक है, एक ने कहा कि कल मारा, एक ने कहा दिन में मारा, एक ने कहा रात को मारा, एक ने कहा पैसों के लिए मारा, दूसरा कहला लड़की के लिए मारा, तीसरा कहला किसी और चीज़ के लिए मारा। तो यार उस जो एसपी साहब थे उनका दिमाग घुमा गया, यार ये क्या चक्कर है, 3 लोग आए हैं और तीनों के बयान अलग अलग हैं। फिर उन्होंने और तफ्तीश की, इनके कॉल डिटेल निकलवाई, रेणुका स्वामी से इनकी कॉल डिटेलिंग की, मतलब आपस में कॉल का डेटा निकाला, उन तीनों का कॉल का डेटा निकाला। उन सब डेटा में एक नंबर ऐसा था जो कि बहुत शॉकिंग करने वाला था। ठीक है, एक नंबर ऐसा था कि यार ये नंबर इनके पास कहाँ से आ गया और ये नंबर पे ये लोग क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है साहब। फिर उन्होंने उनकी लोकेशन चेक की कि भाई ये तीनों लोग और रेणुका स्वामी, ये चारों लोग एक जगह कहीं पर थे। तो उस नाले के पास में उनका एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ये लोग गए 2-3 दिन से, रेगुलर मिल रहे थे या रेगुलर वहीं थे 2-3 दिन से लोग। ठीक है, और वो जो एक नंबर, जिस नंबर पे ये लोग रेगुलर बात कर रहे थे, वो नंबर भी वहीं पे था। पुलिस का माथा चकराया। अब एसपी साहब जो थे उनका माथा चकराया कि यार ये नंबर यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, नहीं किसी छोटे मोटे आदमी का था। वो नंबर था कर्नाटक के सबसे बड़े सुपरस्टार, कर्नाटक इंडस्ट्री जो है उसके सबसे बड़े सुपरस्टार
ठीक है। जैसे यश है, यश भी कर्नाटका इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, यश से भी बड़ा सुपरस्टार है, यश से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी। उनका नाम है दर्शन, जो प्रभास जैसे दिखते हैं, जिनका फोटो स्क्रीन पे आ रहा था। उस दर्शन के नंबर थे उन 3 में से एक जने के मोबाइल में, जिससे रेगुलर वो बात कर रहे थे। पुलिस वालों का दिमाग घूम गया, बोले यार ये कैसे हो गया, ये दर्शन कहाँ से आ गया इन तीनों के बीच में, और रेणुका स्वामी से दर्शन का क्या लेना देना। तो पुलिस जो एसपी साहब थे उन्होंने अपने कमिश्नर साहब से बात की कि सर पहले तो ये केस एक सिंपल एक आम आदमी के हत्या का था, 3 हत्यारे आए जिन्होंने सरेंडर किया, बट अब इस केस में एक बड़े व्यक्ति का नाम आ रहा है, दर्शन कुमार का, उसका इससे लेना देना हो सकता है। तो क्या मैं अब इस केस को आगे बढ़ाऊं या इसके ऊपर मैं सख्ती से कार्रवाई करूं या नहीं करूं। तो उनके कमिश्नर साहब ने भी बड़ा सपोर्ट किया एसपी साहब का, कि एसपी साहब को कहा आप पूरी ईमानदारी के साथ में इस केस के ऊपर काम कीजिए और जो भी दोषी हैं उनको पकड़िए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एसपी साहब जो थे, जिनके दिमाग खनका था कि यार ये 3 लोग कौन हैं, कहाँ से आए, उन्होंने पूछताछ की। उन एसपी साहब का उस पूरे एरिया में, जैसे अपने पास अपने उदयपुर में या अपने राजस्थान में जैसे दिनेश MM है, वैसे ही वहाँ के एरिया में वो जो एसपी साहब थे वो फेमस है। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया और इसकी पूरी डिटेल निकलवाई। उन तीनों को वापस आके पकड़ा, जो 3 फर्स्ट में आए थे उनको अच्छे से फिर उनको पूछताछ की, अलग अलग तरीके से पूछताछ की। आन मिलो सजना तुम फिर कब आओगे, तो अलग अलग तरीकों से बढ़िया पूछताछ की। उसमें से एक जना फट गया, उसने सारी चीज़ें बताई कि भाई ये जो रेणुका स्वामी है इसका और दर्शन कुमार के कुछ लफड़ा था। क्या लफड़ा था ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। लफड़ा ये था कि दर्शन कुमार जो हैं इनकी लाइफ में एक और महिला है। दर्शन कुमार जो हैं कन्नड़ा के बहुत बड़े सुपरस्टार है, भगवान की तरह लोग उनको पूजते हैं, ठीक है। तो दर्शन कुमार की लाइफ में एक महिला है जो कि उनकी गर्लफ्रेंड कहें या उनके मित्र कहें या जो भी कहें, अगर गलत शब्दों में कहें तो उनका उनसे इनलीगल रिलेशन है, जो कि उनकी पत्नी को भी नहीं पसंद है, और ये रिलेशन गए 10 सालों से था, ठीक है। दर्शन कुमार ने आज से कुछ सालों पहले, 8-9 साल पहले अपनी एक मूवी के लिए एक नई हीरोइन को ढूंढ रहे थे। तब ये जो पवित्रा गौड़ है इनका सामना हुआ दर्शन कुमार जी से, और दर्शन कुमार ने लाया इनको उस मूवी के लिए। मूवी तो उसको नहीं मिली पर दर्शन उनको ज़रूर मिल गए। दर्शन और इनके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता कायम हुआ और इनकी लव स्टोरी चालू हो गई। आज 10-12 साल हो गए इनकी लव स्टोरी चल रही है। अभी 6 महीने पहले, साल भर पहले, दर्शन कुमार की जो पत्नी है उन्होंने इस रिश्ते को पूरा उजागर किया और पब्लिक के सामने इस चीज़ को काफ़ी ऑफेंड किया। इनके बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए, दर्शन कुमार के ऊपर केस भी हुआ, पत्नी के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया उसके रिगार्डिंग, और इनको 1-2 दिन जेल में भी रहने पड़ा, पर वापस इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और ये वापस आ गए। परंतु इस पवित्रा गौड़ जो है, ठीक है, उसके साथ इनका रिश्ता जो था वो एक छुपा हुआ रिश्ता था, उनको पब्लिकली नहीं किया गया था। अब क्या हुआ कि जब इनकी पत्नी ने गए साल इस रिश्ते को पब्लिक के सामने किया, तो दर्शन कुमार के जो फैन थे वो लोग पवित्रा गौड़ के हर प्रोफाइल के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर अच्छा खासा बोलते थे। अब हुआ ये कि दर्शन कुमार के फैन में 2 अलग अलग गुट बन गए। एक वो लोग थे जिनको इस रिश्ते से कि भाई हमारा जो हीरो है इसका एक अलग अपनी पत्नी और अपने बच्चों के अलावा किसी और के साथ में भी रिश्ता है। कुछ ऐसे फैन थे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कुछ फैन ऐसे थे जिनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। वो उन्होंने नहीं माना कि हमारा हीरो, क्योंकि दर्शन कुमार की जो फिल्में आई गई हैं उन फिल्मों में हमेशा उन्होंने ऐसा रोल निभाए हैं कि वो हमेशा समाज में सबसे अच्छे इंसान है, सम्मानित इंसान है, गरीबों के लिए लड़ने वाला है, माँ बाप का लाडला है, पत्नी का बहुत प्यार करने वाली पत्नी है, आदर्श पिता है, आदर्श पति है, आदर्श पुत्र है। तो इस तरह की इमेज बनी हुई है इनकी। तो वैसी ही इमेज इनके जो चाहने वाले उनके मन में भी थी। तो हुआ यूं कि दर्शन कुमार की जो गर्लफ्रेंड थी वो जब भी कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती तो जो दर्शन कुमार के अच्छे चाहने वाले थे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भी दूसरी गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं चलेगा, वो लोग तो अच्छे कमेंट करते थे। और जिन लोगों को ये नहीं पसंद था कि हमारा दर्शन कुमार किसी अदर महिला से भी कोई नाजायज संबंध रखे, वो लोग
इस पवित्रा गौड़ की पोस्ट के ऊपर हर कुछ कमेंट करते, मतलब गलत कमेंट करते थे। तो अब हुआ ये कि ये गलत कमेंट करने वाले जो लोग थे उन्हीं में से एक था रेणुका स्वामी, जिसकी लाश मिली थी नाले के बाहर। ठीक है, अब रेणुका स्वामी जो था ये क्या अपनी मेन आईडी से कभी कमेंट नहीं करता था, अपनी एक और फेक आईडी बना रखी थी, उस आईडी से इस पवित्रा गौड़ के हर पोस्ट के ऊपर लंबे लंबे कमेंट करता था। अब हुआ ये कि पवित्रा, इसने अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले पवित्रा ने दर्शन कुमार के साथ में कोई फोटो डाला इंस्टाग्राम पे। तो इस रेणुका स्वामी ने, रेणुका स्वामी लड़के का नाम है, आप याद रखना, ठीक है, स्टार्टिंग में जिसकी डेड बॉडी मिली थी वो, तो इस रेणुका स्वामी ने उसके ऊपर अच्छी खासी कमेंट किए, कुछ गाली गलौज भी किया, कुछ अभद्र भाषा भी बोली और अच्छा खासा उसको सुना दिया, रेणुका जो पवित्रा गौड़ को सुना दिया। तो पवित्रा गौड़ अब दौड़ी दौड़ी गई दर्शन के पास में कि देखो तुम्हारे फैन मुझे क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कहते हैं जब समय खराब हो और जब आपकी मौत आ गई है तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है। रेणुका स्वामी एक सीधा साधा लड़का जिसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो अपने सुपरस्टार को चाहता है और वो नहीं चाहता कि मेरे सुपरस्टार की इमेज खराब हो, इसके लिए उसने पवित्रा गौड़ के पोस्ट के ऊपर कमेंट किया और लाखों कमेंट आए होंगे, परंतु पवित्रा गौड़ ने सिर्फ रेणुका स्वामी का ही कमेंट को पढ़ा और उसके ऊपर रिएक्शन किया। वो सीधी गई दर्शन कुमार के पास में और दर्शन को जाके बताया कि देखो तुम्हारे ये चाहने वाले कितने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और उसने जाके उकसाया दर्शन को। सीधी सी बात है, दर्शन को उसने कुछ ना कुछ गलत सिखाया होगा, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा वैसा। तो दर्शन कुमार ने क्या किया कि रेणुका के उस कमेंट को पढ़ा, दर्शन भी आग बबूला हो गया कि यार ये ऐसा कैसे कह सकता है, मेरी बंदी है। ठीक है, अब दर्शन कुमार को मन में उसने ठान ली कि मुझे इस बंदे को सबक सिखाना है। तो अब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि हर सुपरस्टार या हर इन्फ्लुएंसर के फैन क्लब होते हैं अलग अलग, तो ऐसे ही एक फैन क्लब वाले बंदे को दर्शन कुमार ने कांटेक्ट किया कि भाई ये जो बंदा है जिसने कमेंट किया है इसको पता करो, इसका कौन है क्या है पता करो। ठीक है साहब, उस फैन क्लब का जो ओनर था उसके लिए तो अभी तक भगवान ने आदेश दिया है, तो मार्क पूरा करना ही, उसने कैसे न कैसे तुगड़म बिठा के रेणुका स्वामी का सही पता लगा लिया कि सर इसकी फेक आईडी ये है और ओरिजिनल बंदा ये है, ये रेणुका स्वामी है जिसने ये कमेंट किया है। ठीक है साहब, उसने कहा इसको पकड़ के लाओ, कैसे न कैसे पकड़ के लाओ। अब उन फैन क्लब वालों ने जाके रेणुका स्वामी की रेकी की, उससे दोस्ती की और उसको बातों में अपने उलझा और बोला चल तेरे को आज हम दर्शन कुमार से मिलाते हैं। तो उसके लिए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दर्शन कुमार के लिए, दर्शन कुमार से मिलना अगर उसका हो रहा है, रेणुका स्वामी के लिए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि वो अपने भगवान से मिल रहा था। इस तरीके से उन्होंने कैब बुक की और लेकर आए गोदाम पे, थोड़ा बेंगलुरु से बाहर के एक गोडाउन होगा वहाँ पर उसको लेकर आए। और लेकर आने के बाद में पहले तो उसको अच्छी अच्छी बातें की, कार ऐसा वैसा, फिर जब वो लोग गोडाउन पे पहुँचे तो उन 3-4 लोगों का रवैया बदल गया पूरा। उन्होंने पहले उस बेचारे रेणुका स्वामी को बहुत बुरी कदर से मारा, बहुत मारा, बेल्ट से मारा, लोहे की रोड से मारा, बेट से मारा, पट्टे से मारा, बहुत तरीके से उसको जिंदा रहते हुए उसे बहुत बुरा मारा। उसके दांत तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए और बहुत बुरी कदर से उसको मारा। वो बेचारा यही पूछता रहा कि मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, पर उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। जब 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया उसको मारते मारते, फिर वहाँ पर वो चीज़ हुई, वो हादसा हुआ या वो दृश्य आया जब एक वास्तव में एक मूवी की तरह दृश्य आया। रेणुका स्वामी जिस इंसान से मिलने के लिए मरा जा रहा था, जिस दर्शन से मिलने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर कोशिश की, जिस भगवान के लिए उसने ज़िंदगी भर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का लाइफ में वो रखा, एम रखा कि मैं दर्शन को अपना भगवान मानता हूँ, जिस भगवान से मिलने के लिए वो ज़िंदगी भर तड़पता रहा था, उसी भगवान के हाथों उसकी मौत होने वाली थी। और उसके लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था दर्शन कुमार के लिए कि वो अपने स्टार से मिल रहा था। उसको लग रहा था कि दर्शन कुमार मुझे बचाने आए हैं, पर उसका ये भ्रम 10-15 मिनट में, 2-5 मिनट में टूट गया। क्योंकि जब पहले जिन बेल्ट से या जिन रोड से या जिन डंडों से वो लोग उस बच्चे की, उस आदमी की पिटाई कर रहे थे, रेणुका स्वामी की, सॉरी यार मैं बोल रहा हूँ तो भी मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है कि
कितना भयंकर रहा होगा वो हादसा, क्या बुरा समय रहा होगा उस आदमी के लिए, रेणुका स्वामी के लिए। उसको लोग मार रहे हैं और वो सोच रहा है कि दर्शन कुमार आया है, मुझे बचाने के लिए आया है। और जब दर्शन कुमार अपने हाथों से उसकी जान लेगा, जब दर्शन कुमार वहाँ पहुँचा तो मंजर चेंज हो गया। दर्शन कुमार ने उस रेणुका स्वामी को जब तक मारा, जब तक दर्शन कुमार का शरीर थक नहीं गया, उसके हाथ थक नहीं गए, तब तक उस लड़के को मारता रहा, मार मार के अधमरा सा कर दिया। और फिर दर्शन कुमार ने अपने उन जो वो लोग थे, जो वो फैन क्लब चलाते थे, उनमें से 3-4 लोग थे, उनको हुक्म दिया अब इसको मार के डिस्ट्रॉय कर दो। उन लोगों ने रेणुका स्वामी को मार दिया। अब हुआ यूँ कि इन 3 लोग कहाँ से आ गए, ठीक है, ये 3 लोग कहाँ से आ गए। एक्चुअली में हुआ यूँ कि जब उन्होंने उस लाश को डाला 2 दिन बाद ही लाश मिल गई, ठीक है। उन्होंने जब लाश को डाला तो उनको यूँ था कि लाश 10-12 दिन 15 दिन महीने भर बाद मिले या ना मिले या ख़त्म हो जाएगी, पर जब उन्होंने डाला लाश को उसके 1 दिन बाद में लाश मिल गई। खबर फैल गई चारों तरफ। तो दर्शन कुमार ने सोचा कि हो सकता है कल को कोई चेकिंग होगी या कोई इंक्वायरी होगी तो मेरे तक आएगी, इससे बेटर है कि आप, इसने अपने 3 लोगों, उसने उसी फैन क्लब वाला को बोला 3 लोगों को तैयार कर और उन तीनों को मैं 20-20 लाख दूंगा। तो उसने 3 को गर्दुल्ले तैयार किए, उनको बोला कि तुम्हें 20-20 लाख रुपए मिलेंगे, जाओ एक मर्डर कबूल कर लो। इन्होंने आके कबूल कर लिया, पर ये नहीं पता था दर्शन कुमार को कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट और अच्छा काम किया उन एसपी साहब ने, एसपी साहब का सपोर्ट किया वहाँ के कमिश्नर ने। और दर्शन कुमार को जब पता चला, अब इस बीच क्या हुआ, दर्शन कुमार उसको मार के मसूरी या मैसूर कहीं चला गया। उसके कोई फिल्म की शूटिंग थी, वहाँ जाके 5 स्टार होटल में ठहरे हुए भाई साहब फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और फिर पुलिस गई वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए। वो कह रहा है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, फिल्म की शूटिंग करके आऊँगा। एसपी साहब ने फिर अपनी भाषा में समझाया होगा कि अभी चलो, नहीं तो घसीट के लेके जाऊँगा। तो वो चुपचाप आया उनके साथ में। उसको लगा कि क्या घंटे 2 घंटे जाएंगे। अब दर्शन कुमार क्या है, उसके पिताजी भी वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा दर्शन कुमार बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध है, खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। तो कर्नाटक के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में इनका उठना बैठना है। तो जैसे ही बात फैली कि दर्शन को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो सब लोग लग गए इसको बचाने के लिए। सब लोगों ने अपने 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 टुकड़े बिठाने चालू कर दिए। पर इसमें सबसे फास्ट रही पुलिस। पुलिस ने अपनी इतनी तेजी रखी कि जो भी कार्रवाई करनी थी इतनी फास्ट की और तुरंत प्रभाव से दर्शन कुमार को अरेस्ट किया और जेसी करवा दी, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब क्या ये केस पूरी तरीके से तैयार है कि भाई कौन मुजरिम है, कौन क्या है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें, क्योंकि सबूत भी सारे मिल गए, कॉल डिटेल भी मिल गई, लोकेशन भी मिल गई, सारी चीज़ होगी, 1-2 जनों का कबूलनामा भी हो गया, सब चीज़ होगी। अब पुलिस ने फिर क्या हुआ, चार्जशीट बनाने की चालू की कि भाई चार्जशीट में कौन मुजरिम होगा, कौन क्या होगा। इस तरीके से पूछताछ करते करते 1-1, 2-2 करते हुए, पहले 3 लोग थे, फिर दर्शन कुमार हुआ। ऐसे करते करते 17 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें गोदाम वाले भी थे, गोदाम पर कौन कौन और लोग भी कौन थे, कौन हथियार लेकर आया था, किसने लाश को ठिकाने लगाने में मदद की, किसकी गाड़ी थी, कौन, और इस तरीके से सारी चीज़ें मिला के 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और सबसे नंबर 1 आरोपी किसको बनाया गया पता है, आप चौंक जाएंगे उसका नाम आपके हिसाब से, या मैंने भी जब ये सुना तो मुझे भी शौक लगा। मैं भी यही सोच रहा था कि दर्शन कुमार सबसे प्रमुख आरोपी बनाया जाएगा, नंबर 1 आरोपी दर्शन कुमार होगा, पर नहीं, नंबर 1 आरोपी को बनाया गया है इस पूरे मसले में। नंबर 1 आरोपी बनाया गया है पवित्रा गौड़ को, क्योंकि उसने उकसाया था भाई। उसकी पोस्ट थी, उसके ऊपर रेणुका स्वामी ने कमेंट किया और उसने वो कमेंट पढ़ा, उसने ले जाके दर्शन को सुनाया, दर्शन को मजबूर किया, ठीक है, दर्शन को मजबूर किया जाके वो सबक सिखाए रेणुका स्वामी को। तो मेन एक्यूज्ड जो बनाया गया वो बनाया गया पवित्रा गौड़ को, और दर्शन कुमार को 2nd नंबर पे रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मामला है। अभी इस चक्कर में कर्नाटका में बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। जब दर्शन कुमार को पुलिस अरेस्ट करके लाई थाने पर, तो कम से कम यूँ कहते हैं कि 10 लाख की पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो गई थी। 10 लाख पब्लिक इकट्ठा हो गई थी उस थाने के आसपास, उस पूरे एरिए में, कि दर्शन कुमार को छुड़ाने के लिए, या उसके चाहने वाले इतने हैं। लोगों को पता है इसने मर्डर किया, तो भी लोग उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। नहीं, हमारे स्टार मर्डर किया तो उसने गलती की, इसलिए उसको मार दिया, कोई बात नहीं, चलता है,
पर वो हमारा स्टार है। तो ऐसी दीवानगी है साउथ में, ठीक है। अब इस चीज़ से अब ये सारी चीज़ें जो हुई ना, इन सब चीज़ों से सीखने को क्या मिलता है पता है? पहली चीज़ तो कभी आवेश में नहीं आना, और दूसरी यार कमेंट करना आज मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे खत्म हो रही है लोगों के बीच में। पता नहीं लोगों की क्या मानसिकता हो रही है। या तो आप पोस्ट करो ही मत, जब आपको गलत कमेंट बर्दाश्त नहीं होते हैं तो आप पोस्ट मत करो। और जो भी हुआ, जो बहुत बुरा हुआ, एक बेगुनाह की जान चली गई, एक औरत की जिद के चक्कर में एक बेगुनाह की जान चली गई। और अपनी माँ का इकलौता बच्चा था, अभी शादी भी नहीं हुई थी रेणुका की, माँ और वो दोनों ही रहते थे। अब उस माँ का कौन सहारा बनेगा? किसी ने सोचा क्या इस बारे में? उस माँ की क्या स्थिति होगी जिसने अपना 33 साल का जवान बेटा खो दिया, ठीक है। और रेणुका की क्या गलती थी यार उसकी? उसने कमेंट किया होगा, माना कि गाली दी होगी या कुछ बोला होगा, तो इग्नोर कर सकते थे, पर नहीं, किस्मत और कहता है समय आ गया था रेणुका की मौत का। और पता नहीं इतना बड़ा हादसा हो गया। कोई और बात करेगा नहीं करेगा मुझे ध्यान नहीं, पर मेरे मन में बात आई तो मैंने आपके सामने बात रखी है। अगर कुछ गलती लगी हो तो क्षमा करना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, पर यार बात करना भी ज़रूरी था। मन का जो अंदर वो था ना पीड़ा, उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलिए मिलते हैं